हेलो एवरीवन, सोशल सफियर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन कंटिन्यू रहे इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनफोल्ड करने की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इफेक्ट्स को। तो लास्ट टाइम जहां हमने वीडियो देखी थी अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी इंट्रोडक्शन, वहां पे हमने ख़त्म किया था कि किस तरह से हमारी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स रेज किए गए थे कि उन्होंने पंजाब के साथ जो भी इनजस्टिस हुई उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करनी है। देन उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्वराज के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अब स्वराज जो था उसका अलग अलग मतलब हर एक सेगमेंट ने लिया। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का किस तरह से इम्पेक्ट पड़ा डिफरेंट सेगमेंट्स पे या डिफरेंट एरियाज़ पे, तो सबसे पहले हम पिकअप करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर कहाँ पे, टाउन्स पे, या हम लोग बात कर रहे हैं इसकी सिटीज़ पे। इस पे यहाँ पे कैसे इम्पेक्ट हुआ इसका। अब ये जो मूवमेंट थी इसको जब यहाँ पे लॉन्च किया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़े सेगमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास ने, क्योंकि जो ज़्यादा इफेक्टेड था वो यही सेक्शन था सोसाइटी का। इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए नॉन कॉपरेशन मतलब हमको कॉपरेट नहीं करना है, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि इस टाइम तक जो इंडिया था इसमें पूरी तरह से कंट्रोल आ गया था इंग्लैंड की गवर्नमेंट का, इंग्लैंड के पार्लियामेंट का। अब वो क्या चाहते थे कि इंडिया से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो सके उसको किया जाए। तो मेजरली जो है इंडिया बहुत उस टाइम लोगों के ऊपर प्रेशर था टू पे वेरियस सॉर्ट्स या काइंड्स ऑफ टैक्सेस का। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने छोड़ दिए गवर्नमेंट स्कूल्स को, जिनको कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। यहाँ तक कि हेडमास्टर्स ने भी इसको लीव किया, स्कूल्स को, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया और लॉयर्स जो थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया। काउंसिल इलेक्शंस के बायकॉट का भी डिमांड उठा कि काउंसिल इलेक्शन में हमारा कोई रोल ही नहीं है तो हमको क्या पड़ी है, उसको भी हम बायकॉट कर देते हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं। सारे एरियाज ने बायकॉट किया था जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, लेकिन एक सिर्फ मद्रास का ऐसा सेक्शन था जिसने कि इस काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करने से मना कर दिया था। और वो वहाँ पे उनका रीज़न क्या देते थे कि हमने इसलिए मना किया है इसको बायकॉट करने के लिए कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम कुछ तो चेंजेस लेके आएंगे ही आएंगे ना सोसाइटी में। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एरिया था यहाँ पे मद्रास में जो पार्टी बनी हुई थी जस्टिस पार्टी, वो किन की थी, नॉन ब्राह्मण्स की। तो उनको लगता था कि हमको थोड़ी सी पावर मिल जाएगी तो हम बायकॉट नहीं करेंगे। इसके अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक फ्रंट में कैसे इफ़ेक्ट्स थे। लोगों ने फॉरेन गुड्स को बंद कर दिया, बायकॉट करा, पूरी तरह से उनको बाय करना बंद कर दिया, उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। लिकर शॉप्स जो हैं उन पे भी लूटपाट हुई काफ़ी हद तक, और जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको भी बर्न किया गया, उसका बॉनफायर बना के उसको बर्न किया गया। इसी का नतीजा था कि ब्रिटिशर से आने वाला जो उनका मैनचेस्टर गुड था फॉरेन क्लोथ से, वो भारत में जो आ रहे थे उनके आने का जो हाफ से भी ज़्यादा वो ड्रॉप हो गए, वैल्यू गिर गई उनकी ज़्यादा। और जैसे कि वैल्यू ड्रॉप हुई 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गए, क्योंकि लोगों ने उनके कपड़े पहनने से मैनचेस्टर्स गुड के मना कर दिया था। और बहुत सारे एरियाज़ में भी इवन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इन फॉरेन ट्रेडर्स के साथ किसी तरह से भी ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही हम फाइनेंस या गुड्स या फाइनेंस का इनके साथ फॉरेन ट्रेडर्स के साथ किसी तरह से आदान प्रदान या ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे ही ये बायकॉट मूवमेंट शुरू हुई, यहाँ तक कि लोगों ने भी इसका इफ़ेक्ट लोगों ने भी दिखाया और बढ़ चढ़ के कि लोगों ने बंद कर दिया पूरी तरह से। फॉरेन क्लोथ्स जितने उनके पास थे उन्होंने बाहर निकाले और डिस्कार्ड कर दिए। और अब उन्होंने क्या प्रेफर करना शुरू किया कि हम भारत में बने हुए कपड़े जो भारत की मिल्स में बनेंगे, टेक्सटाइल मिल्स में बनेंगे या हाथों से बने हुए हैंडलूम वाले कपड़े हैं, हम उनको पहनेंगे। हम बाहर से आए हुए मैनचेस्टर गुड्स को, ब्रिटिशर्स के गुड्स को नहीं पहनेंगे, ना ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पर ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गई। इसके स्लो होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस माने गए। सबसे पहली बात तो जब लोगों ने फॉरेन गुड्स को डिस्कार्ड किया तो उन्होंने क्या पहनना शुरू किया, खादी।
लेकिन खादी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि उसकी मास प्रोडक्शन भी एक तो मिल में नहीं हो रही थी। पुअर पीपल इसको इतना बाय नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो लोगों के पास जो है खाद का कोई और रीज़न ही नहीं था कि वो रुकते, और या कोई सब्सिट्यूट नहीं था कि वो मैनचेस्टर गुड को छोड़ते और भारतीय के गुड्स लेते, क्योंकि इंडिया ने इतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन की ही नहीं हुई थी कि वो मासेस की नीड्स को पूरा कर पाती। इसी तरह से दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो था कि जब लोगों ने इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए ब्रिटिशर्स के, पर उसके बाद इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था इस मूवमेंट में, और कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं था जिसको वो ज्वाइन कर पाते। तो लोगों ने हार के धीरे धीरे वापस से इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिशर्स के ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब ये भी यहाँ पे भी मूवमेंट फेल हुई, और उसका भी यही रीज़न था कि इंडिया के पास इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं थे कि वो रिप्लेस कर देते वापस से ब्रिटिशर्स की गुड जो हमने इंस्टीट्यूशंस छोड़े हैं उनको। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था और जो टीचर्स जिन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था, उन्होंने भी वापस जाके अपने इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर लिया। लॉयर्स ने भी कोर्ट्स को वापस जाके ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो गई टाउन्स में, और उसका उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जितना कि फार साइटेडनेस में सोचा गया था कि हमें मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाउन्स या सिटीज़ में मूवमेंट काफ़ी वीक पड़ गई। अब हम चलते हैं आगे, जो कि बात कर रहा है कंट्री साइड, यानी विलेजेस में क्या हाल था इस मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड में स्प्रेड हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी ने लॉन्च किया तो तभी ही ये वहाँ पे स्प्रेड हुई। ये उससे लॉन्ग अगो, जब हम बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट की, इंडिया में पीजेंट्स का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इनसे जब से ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे वो इनसे टैक्स लेते ही लेते थे। क्या कारण है कि लैंड को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया था टैक्स का, तो इसीलिए इनसे जो है वो अलग अलग टैक्सेस जो हैं वो लेते थे, जिनके कारण कि इनका वो टैक्स देना बहुत मुश्किल हो जाता था। टैक्सेस को तो ईयर अपॉन ईयर इंक्रीज़ करते गए, क्योंकि इनके लिए मेन सोर्स था और वह सारा पैसा इंग्लैंड जाता रहा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम टैक्सेस हर साल इंक्रीज़ कर देते हैं, हम लैंड की हर साल रेंट फिक्स कर देते हैं, पर हम कोई मॉडर्न टेक्निक्स तो लेके ही नहीं आ रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिससे कि इनको हेल्प हो जाए और ये इंक्रीज टैक्सेस को दे सकें। तो यही कारण था कि जो पीजेंट्स थे या जो फिर फार्मर थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। टैक्सेस इंक्रीज़ होते थे, लेकिन फार्मिंग के सोर्सेज अभी भी वही थे पुराने प्रिमिटिव, जिसमें वो अभी भी मॉनसून पे डिपेंडेंट है या पुरानी चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसी कारण इन लोगों की कंडीशन ज़्यादा बुरी थी। और इन्होंने जब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया, तो पीजेंट्स का हाल और ख़राब हो गया। मेजर सोर्स लैंड ही था, तो टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। जो ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया था कि हर एक जगह पे लैंड का रेंट फिक्स कर दिया गया था, और उस फिक्स्ड रेंट को कलेक्ट करने के लिए किसी की अपॉइंटमेंट की गई थी, जिसको हम तौलकदार्स कहते हैं। और तौलकदार्स जो थे वो रेंट ज़्यादा लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स ने इतना रेंट फिक्स किया है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने 20 रुपीज़ सेट किया है कि आपने इनसे रेंट लेना है, तो वो उनको बोलते थे कि तुमने मुझे 25 रुपीज़ देने हैं। 5 रुपये वो अपनी जेब में रखते थे, इसके अलावा जो 20 रुपये में भी उनका कमीशन होता था वो भी वो लेते थे। और ब्रिटिशर्स ने तो उनको ऑलरेडी इतनी पावर्स दी हुई थी तौलकदार को कि आपका जैसे दिल करता है इन लोगों से रेंट कलेक्ट करने का कीजिए, मारिए, पीटिए, इनको इनकी लैंड से निकाल दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स चाहिए। तो पीजेंट्स ये मान चुके थे कि तौलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स इन प्लस ब्रिटिशर्स, इन 3 लोगों की मिली भगत है, इसीलिए हमारी कंडीशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा बुरी है। अब इन्हीं दिनों में क्या हुआ कि अवध, अयोध्या, या उस टाइम पे इसको हम क्या कहते थे, औध, तो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं इन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। और यहाँ पे ये रिवॉल्ट किसने लीड किया?
बाबा रामचंद्र ने। रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे। ये फिजी से आए थे और फिजी में ये एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। वहाँ से आके ये भारत में यूपी के अवध के एरिया या अयोध्या के एरिया में आके सेटल हो गए थे। वहाँ आके ये सन्यासी बन गए थे और लोगों को प्रवचन देते थे। अपने साथ ये एक होली बुक कैरी करते थे जो थी रामायण की। तो ये लोगों को उसके जो है सुनाते थे बातें कि रामायण में ऐसे कहा गया है, आप ऐसे कीजिए। इसी तरह उन्होंने भी पीजेंट्स को कहा कि तुम्हारी जितनी बुरी हालत है ये सब मिली भगत है तौलकदार, लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर्स की, और ये तुम्हारी कंडीशंस तब तक नहीं सुधर सकती हैं जब तक तुम सब एक होके मिलके इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हो। और हाँ, याद रखना वो तुमसे रेंट मांग रहे हैं, सिर्फ रेंट दो, उनको डोनेशंस मत दो। अब ये डोनेशंस का क्या मतलब है कि जो तौलकदार या लैंडलॉर्ड, इनके घरों में अगर कभी कोई फंक्शन है, कोई बच्चा हो जाए या कोई शादी आ जाए, तो इन पेजेंट्स को उनको गिफ्ट्स देने पड़ते थे। अदरवाइज ऑल्सो इनको जा जाके उनके घरों में सर्विसेज देनी पड़ती थी, उनके घरों का काम करना पड़ता था। तो इस डोनेशन से मतलब ये है कि कम से कम सिर्फ जो तुम्हें ज़मीन दी है उसका रेंट दो और बाकी डोनेशंस देना इनको बंद कर दो। ना कि वो तुम्हारा तौलकदार है और वो तुम्हें थ्रेटन करेगा कि मैं निकाल दूंगा, तो तुम जा जाके उनको गिफ्ट्स भी देते रहो, वो काम बंद कर दो। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये तौलकदार और लैंडलॉर्ड्स जो थे इनको डराते धमकाते भी रहते थे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी लैंड से निकाल देंगे। तो जो फार्मर एक रेंट पे लेके लैंड पे काम कर रहा है उसके ऊपर हमेशा थ्रेट रहेगा कि तेरे को निकाल देंगे, इससे हम लोग निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको हाई रेंट चाहिए। अगर दूसरा पर्सन उनको ज़्यादा रेंट देने की बात कर रहा है तो वो उसको दे देंगे। यहीं पे रामचंद्र ने भी यही कहा, बाबा रामचंद्र ने, कि अगर तुम्हें तुम्हारी लैंड से निकाल दिया जाता है तो तुम सब पीजेंट्स में इतना भाईचारा होना चाहिए कि दूसरा पर्सन, दूसरा फार्मर उसी सेम लैंड पे काम करने से मना कर दे। ना कि अगर तुम्हें निकाल दिया कोई तो दूसरा कहे हाँ मैं आपको इससे ज़्यादा रेंट दूंगा और लैंड मुझे दे दो। नहीं, तुम उस टाइम लैंड को लीज पे लेने के लिए मना कर देना। तो इस तरह से उन्होंने पेजेंट्स को बोला कि आप लोगों को ही ज़्यादा जो है एक्टिवली कलेक्ट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, कलेक्टिवली आपको ये मूवमेंट चलानी पड़ेगी। इन पीजेंट मूवमेंट का मेजर डिमांड क्या थी? पहला, कि रेवेन्यू की डिमांड जो इतनी हाई है वो कम कीजिए। दूसरा, जो तुम हमारे से बेगार करा रहे हो, अपने घरों पे मंगा के हमसे बेफालतू में बिना पैसे दिए काम करवा रहे हो, वो बंद होगा। और तीसरा, जो लैंडलॉर्ड हमें दबाने की कोशिश कर रहा है हम उसको भी अपोज करेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। इसी का एग्जाम्पल सेट करते हुए सोशल बायकॉट जैसे लैंडलॉर्ड्स का किया गया, तो बहुत सारी जगहों पे नाई धोबी बंद भी पंचायत से ऑर्गेनाइज किए। और ये नाई धोबी बंद में क्या था कि नाई और धोबी इन दोनों ने मना कर दिया था ऐसे जो लैंडलॉर्ड दबाने की कोशिश करते थे पीजेंट्स को, उनको अपनी सर्विसेज देने से, कि ना हम तुम्हारे बाल काटेंगे और ना ही हम तुम्हारे कपड़े धो के तुम्हें वापस भेजेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइज कर लिया था पूरी तरह से मूवमेंट को। अब इसी के अंडर 1919 में पहला पीजेंट मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया और इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी देखने को मिला। लेकिन इतना इम्पैक्टफुल मूवमेंट लॉन्च होने के बाद भी इस मूवमेंट को कांग्रेस का साथ नहीं मिला, गांधी का साथ नहीं मिला। और इस मूवमेंट को साथ क्यों नहीं मिल रहा था इनका? क्योंकि गांधी जी को ये लगता था, कांग्रेस को ये लगता था कि जो बाबा रामचंद्र हैं वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच कर रहे हैं, इसीलिए इस मूवमेंट को साथ नहीं मिला। लेकिन ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई कि बाद में उनको लगा कि चलो अब इनको इस सेगमेंट को भी अपने साथ बनाते हैं, मिलाते हैं, ताकि हमारी मूवमेंट और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड लगे और ज़्यादा बड़ी लगे। तो इसी के चलते जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अवध में आए। उन्होंने विलेजर से मुलाकात की, उनसे पूछा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, और उसी को हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अक्टूबर में औध किसान सभा जो है उसको बनाया गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी किसानों की जिसको कि बनाया गया, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे और बाबा रामचंद्र के साथ और भी उनके कुछ साथी थे।
और ये मूवमेंट के कारण ये जो औध किसान सभा है ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि देखते ही देखते 1 महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांचेस अलग अलग विलेजेस में इस्टेब्लिश की गई, बना दी गई। और धीरे धीरे इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा वाइड होती चली गई, ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फैलता चला गया। इसके बाद इस मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि जो किसान सभा थे वो 2 पार्ट्स में बंट गई थी। एक तो बड़ा पीसफुली काम कर रहे थे और दूसरा जो थोड़े वायलेंट हो गए थे। और उनको ये लगता था कि अब हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि ब्रिटिशर्स को भी पता लगने लग गया कि हमारी मूवमेंट चल रही है। तो इसी के चलते उन लोगों ने क्या किया, जो एक गरम दल की तरफ चले गए थे, ये वो पीजेंट्स जो ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, उन्होंने क्या किया, तौलकदार और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे भी अनाज इकट्ठा था वहाँ से भी उसको लूट के लेके जाना शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारी प्लेसेस थी जहाँ पे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने ये देखा कि पीजेंट्स जो हैं वो वायलेंट होते चले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गांधी ने कहा तुम्हें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है और जो लैंड है, जो लैंडलॉर्ड्स के पास है, वो तुम लोगों के बीच में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इस तरह के चलते जब ये सेकेंड ग्रुप जो ज़्यादा वायलेंट हो गया था पीजेंट्स का, तो ब्रिटिशर्स ने भी अब एक्शन लेना था। अपने एक्शन के अंडर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीजेंट्स की थी वो भी वायलेंट में कन्वर्ट हो गई और जगह जगह से बड़े बड़े लीडर्स को उठा के पकड़ा गया। और ये भी कहा गया कि महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने सैंक्शन दिए हमें ये सब करने के लिए। तो इसी के चक्कर में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट से अपनी डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि उनको बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चाहिए थी इस मूवमेंट में। और बाबा रामचंद्र को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो धीरे धीरे बाकी के फार्मर्स भी शांत हो गए। तो इस तरह से ये वो मूवमेंट है जो वीक हो गई और जो पीजेंट्स हैं इनकी मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर लिया गया यहाँ से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि गांधी के नेम पे इन्होंने स्वराज का गलत मतलब निकाला और वायलेंस स्प्रेड किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोशल सफियर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।